इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते भाग 9। इसमें हम ताइवान का किस्सा पढ़ेंगे। हमने अभी तक ऊपर जापान के बारे में पढ़ा, चीन के बारे में पढ़ा, अब ताइवान का शुरुआत करते हैं। ताइवान के बाद भी दूसरा देश आएगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए ताइवान में देखते हैं क्या क्या हुआ था। चीनी समयवादी दल, आप समयवादी दल के बारे में ऊपर जानते हो। तो चीनी समयवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद जो चियांग काइसेक जो था 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकला। समझो कि ये चियांग काइसेक जो था 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर, बेशकीमती कलाकृतियां और ये सब लेकर 1949 में भाग गया। चाइना से कहां भाग गया? ताइवान भाग गया। वहां पे उन्होंने चीन गणतंत्र की स्थापना की। क्या की? चीन गणतंत्र की स्थापना किया और 1894 से लेकर 1895 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी। ये जो जगह थी जो चीन के हाथ में था, अब चीन जापान को दे दिया, जापान को सौंपनी पड़ी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई है। आज भी ताइवान जापान के अंदर में ही आता है। कायरो घोषणा पत्र क्या होता है? तो कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोस्टडैम उद्घोषणा, तो पोस्टडैम उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। चीन को जो संप्रभुता थी वो वापस मिल गई। कौन सी संप्रभुता वापस मिल गई? जो उनके उपनिवेश बने रहे थे वो अब इनको मिल गया। किस घोषणा के तहत? कायरो घोषणा पत्र और पोस्टडैम घोषणा के तरफ उद्घोषणा के वजह से। ये दो तो हुआ था 1943 और 1949 में। तो ये दो समय में जो ये उद्घोषणा हुआ जिसके वजह से वो जो जगह था ताइवान फिर से चाइना को मिल गया, वापस मिल गया। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममता पूर्वक हत्या करवा दी। जितने भी कुओमिंतांग थे उन सभी नेताओं को एकदम क्रूरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक हत्या करवा दिया गया। सबकी हत्या करवा दी गई। और चियांग काइसेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की थी। बोलने के लिए बोला जाए तो राजनीतिक विरोध करने की आजादी छीन ली गई। और जो वो नेता जो भाग गया था पैसा लेकर, चियांग काइसेक, उन सब के राजनीतिक विरोध करने की जितनी भी आजादी थी सबको छीन लिया गया। सत्ता की जगह वहां से स्थानीय आबादी को पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया। देखो यहाँ पर सत्ता की जगहों से, जहां पर पूरा ये सब हो रहा था, जहां पर यह सत्ता थी, वहां से स्थानीय आबादी में जितने भी लोग रहते थे, स्थानीय आबादी को वहां से बाहर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया। उन लोगों ने वहां पर भूमि सुधार को लागू कर दिया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ गई। क्या बढ़ गई? खेती की उत्पादकता बढ़ गई। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया था, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर था। समझो यहाँ पर जब 1973 में कुल राष्ट्रपति उत्पाद के मामले में ताइवान उस समय पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर था। समझो कि किस तरीके से वहां पर आधुनिकीकरण हुआ था, कि पूरे तरीके से ही जो निचला इलाका था अब हाई प्रोफेशनल इलाका में बदल गया था, जो जापान की बराबरी कर सकता था टक्कर देकर। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, अर्थव्यवस्था उसी से तय होती है, आपका व्यापार कितना बढ़िया है उससे ही तय होती है। लगातार वृद्धि करती गई, अर्थव्यवस्था बढ़ता गया। लेकिन अहम बात तो यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल जो था लगातार घटता गया। अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क होता था वो लगातार घटता गया, मतलब जो उनके बीच में अंतराल था वो कम होता गया। यहाँ पर तो साफ साफ यही बोला जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है
अमीर अमीर होते गए हैं, गरीब गरीब होते गए हैं। तो उनके बीच में जो खाई थी वो बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन पता नहीं वहां पर उलट पुलट भी हो सकता है। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण, ताइवान का पूरे तरीके से एक लोकतंत्र में रूपांतरण कर दिया गया और भी नाटकीय रहा था। वहां पे रूपांतरण तो हुआ लेकिन और भी नाटकीय काम हुआ था। यह 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ था। जब चियांग की मौत हो गई तो लोकतंत्र बढ़िया तरीके से लागू कर दिया गया था, नाटकीय तौर पर चाहे बढ़िया तौर पर लागू हो गया। और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, वहां पर जो फौजी कानून था, फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई। अब जो विरोध करने वाले थे उनको कानूनी इजाजत मिल गई अब विरोध करने का, और फौजी कानून था तो विरोध नहीं कर सकते थे। उनकी राजनीतिक ताकत सब बंद कर दिया गया था, विरोध करने की जितना भी हक था उसको बंद ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। जो भी कानून में संविधान में प्रावधान होता है उस चीज को लॉक कर दिया जाता है कि उसका फायदा अब कोई नहीं उठा सकता। जब फौजी कानून पास हुआ तो विरोध करने की जो क्षमता थी, कानूनी इजाजत थी, उसको वापस ले लिया गया था सरकार के तरफ से। तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। समझे यहाँ पर कि जब फौजी कानून हटा दिया गया और विरोध करने के लिए दल को आजादी मिल गई, इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और लोग खूब बढ़ चढ़ कर विरोध करने लगे थे। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और राजनीतिक स्तर पर अधिकांश देशों के, राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो जितने भी अधिकांश देश थे, अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। जितने भी व्यापार मिशन थे सब के सब ताइवान में ही थे। आज भी ताइवान में हमारे सिपाही वहां पर भी हैं, ताइवान में भी हमारा एक रेजिमेंट अलग से रहता है। उनके द्वारा हम बात करेंगे तो ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। बोला जाता है कि वहां पर दूतावास रखना, चाहे वहां से राजनयिक संबंध रखना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ताइवान को चीन के ही एक हिस्सा माना जाता है और चीन का ही कानून वहां पर चलता है। मुख्य भूमि के साथ यहाँ पर बात कर ले तो पुनः एकीकरण का प्रश्न वहां पर भी विवादास्पद मुद्दा होकर रह गया था, क्योंकि पुनर्एकीकरण, फिर से एकीकरण का जो विवाद उठा, बस एक मुद्दा बनकर छोटा मोटा हवा बनकर ही खत्म हो गया। यद्यपि खाड़ी पार के इलाकों में उनके संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे थे। जो खाड़ी पार के देश थे उनके बीच तो सब ठीक हो रहा था। ताइवानी व्यापारी जितने भी थे तो ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में क्या करते थे, मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा था। केवल मुख्य भूमि, मुख्य इलाका जहां पर है वहां पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा था और आवागमन कहीं अधिक सहज हो जाए इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्तता क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो गया। यहाँ पर बात समझो कि चीन जो था ताइवान को अर्ध स्वायत्तता क्षेत्र, मतलब समझ लो कि आधा शासन वाला क्षेत्र स्वीकार करने में सहमत हो गया कि भैया ठीक है, हम उनको स्वीकार करते हैं। अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है तो, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा तो हम ताइवान को अपनाते हैं। चाइना वाले ने बोला और अपना लिया, लेकिन अर्ध स्वायत्तता, आधी सत्ता आपकी आधी सत्ता हमारी, इस बात पर मोहर लगा था। और ऐसे ही देख लो वो आज भी वहां पर टिका हुआ है, क्योंकि वो अभी तो चाइना का ही हिस्सा रह गया है आज भी। अब देखेंगे यहाँ पर कोरिया की कहानी। तो जापान और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश है कोरिया। तो कोरिया भी दो भाग में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति राजा कोई और, इधर का राष्ट्रपति कोई और। आज भी उत्तर कोरिया का जो वहां पर व्यवस्था है बहुत अच्छा है। आप उत्तर कोरिया में जाओगे, भारत का 10 रुपया लेकर जाओगे तो वहां पर 30 रुपया हो जाएगा, 30 से 20 रुपया हो जाएगा, आसानी से 20 रुपए तो हो ही जाएंगे।
क्योंकि डबल हो जाता है, वहां पर जाते डबल हो जाता है। आप बाल कटाने जाओगे तो आपको 2500 वहां का डॉलर देना 2500 रुपया देना पड़ेगा वहां के करेंसी में, बढ़िया से बाल कटवाना है तो। मतलब यहाँ पर 1000-1500 के करीब में। समझो कि आप वहां पर मसाज कराने जा रहे हो तो 25,000 रुपया वहां के करेंसी में आपको देना पड़ेगा, 25,000 मसाज कराने का फीस। इससे अच्छा है यार किसी से मसाज मत कराओ, तेल लगवा लो, काम खत्म। चलो कोरिया की कहानी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो कोरिया के आधुनिकीकरण की शुरुआत कैसे हुई ये जानो। 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसो वंश, कौन सा, जोसोन वंश, 1392 से लेकर 1910 तक उसका शासनकाल था। जोसोन वंश का शासनकाल 1392 से लेकर 1910 तक, बहुत लंबा संघर्ष रहा जी, बहुत लंबा जिंदगी जिए लोग, वहां के राजागण, वहां के जोसोन वंश के लोग। देखो यहाँ पर तो कोरिया के जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विरोध दबाव भी सहना पड़ता था। पश्चिम के देशों का, जापान का, चीन का भी दबाव उनको सहना पड़ा और सहकर ही उस सारे दबाव का घूंट पीकर रह गया। और इन सबके बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू कर दिया। ये लोगों से दबाव तो था ही, लेकिन बीच में सोचा कि अरे तेरी के वो साला लड़ रहा है सब, तो हम क्या करें, अपने सांस्कृतिक संरचनाओं को ठीक करो, अपने सरकारी संरचनाओं को ठीक करो, राजनयिक संबंध को ठीक करो, बुनियादी ढांचे को ठीक करो और समाज में आधुनिकीकरण लाओ और समाज में कुछ नया तरीका लाओ, सुधार करो भैया। वो लड़े मरे कटमरे, लेकिन हम तो बन सकते हैं, हम तो बिगड़ सकते हैं, हम बनेंगे बिगड़ेंगे काहे। दशकों से मतलब बहुत तो सुधार नीति तो लागू होता ही था वहां पे, ऐसे भी होना भी चाहिए। जो वहां के आधुनिकीकरण के लिए सुधार लागू कर दिए गए थे कि भैया ये सुधार कर सकते हैं। तो दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जब 10-20 सालों तक वहां के जो राजनीतिक संगठन के लोग थे वो सामने आए, उनके हस्तक्षेप हुए, उसके बाद साम्राज्यवादी जापान ने वहां पर एक सरकार बनी। तो उन्होंने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया कि भैया ये कॉलोनी हो गई अब, जिससे 500 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे जो जोसोन वंश था, राजवंश था, तो राजवंश का अंत हो गया। चाहे राजवंश जो था उसका अंत हो गया, किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफी नाराज थे। जो जापान के लोग, जापानी लोग वहां पर आकर जो दमन कर रहे थे उनकी नैतिक संस्कृति का मतलब बर्बादी कर रहे थे, तो ये काफी नाराज थे जापानी लोगों से। तो कोरिया के लोग बहुत नाराज थे, किससे, जापान वाले लोगों से। तो आजादी के इच्छुक, समझना यहाँ पर, आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया कि भैया हमको जापानी ये औपनिवेशिक शासन नहीं चाहिए। प्रदर्शन किया और उन्होंने एक अस्थाई सरकार की स्थापना की कि अस्थाई सरकार यहाँ पर होगा। और कैरो याल्टा और पोट्सडेम, तो ये तरीके से यहाँ पर कुछ बात हुआ था कि कैरो, याल्टा और पोट्सडेम सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए, मतलब बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे, मतलब एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर भेजे कि बात बन सके, कि एक बैठक हो सके, तभी तो मालूम चलेगा क्या किया जा सकता है। तो हम आपस में क्यों लड़े, एक बैठक कर लेते हैं, बात विवाद कर लेते हैं कि कौन कैसे क्या करता है। तो उसके अनुसार बात बनी कुछ। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हो गई। जो जापानी औपनिवेशिक शासन जो था 35 साल तो ठीक रहा, लेकिन 1945 में जब हार गया जापान, तो जितने भी उनके औपनिवेशिक शासन था उसकी समाप्ति हो गई, मतलब वो अब समाप्त हो चुका था। क्योंकि
जापान टूट चुका था जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम विस्फोट हुआ था अमेरिका द्वारा। हालांकि देखा जाए तो यह कोरिया के भीतर और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था कि जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया, जो भी जापान के हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता, कोरिया की आजादी को सही तरीके से कर पाया, सुनिश्चित कर पाया, तो यहाँ पर बात साफ हो गई थी। अगर कोरिया आजाद हो जाता है, साफ साफ मालूम चल जाता है कि हमारा देश आजाद हो गया, तो उसके बाद मुक्ति के बाद कोरियाई द्वीप को अस्थायी रूप से, लेकिन यहाँ पर अस्थायी रूप से है, अस्थायी नहीं, अस्थायी, शायद उसी रूप में 38वें सीमांतर रेखा से, जो उनका 38वां सीमांतर रेखा था, वहां से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा कोरिया को, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया जाएगा। ठीक है, यूएन द्वारा, एक यूनाइटेड किंगडम द्वारा और एक सोवियत संघ के द्वारा। तो दोनों को अलग अलग बांट दिया गया कि एक में सोवियत संघ का राज और एक में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा संचालन प्रक्रिया चालू होगा। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते थे। दोनों क्षेत्र जो था ना, वो चाहते थे कि यहां से जापानी सेना को भंग करके भगा दिया जाए। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन अस्थायी रूप से स्थापित हो गया कि नहीं भैया, ये जो अस्थायी रूप से जो था, अब उसको, जो पहले अस्थायी था अब उसको अस्थायी करो, जो पहले शायद में था अब उसको हकीकत करो कि देश हमारा बट गया। और दोनों सरकार अलग अलग हो गई, उत्तर की सरकार अलग, दक्षिण की सरकार अलग। आज उत्तर कोरिया का जो राजा है, जो सोवियत संघ का बात मानता था, आज समझ सकते हो कितना खराब आदमी है। तुरंत बम विस्फोट कर देगा, तुम बोलो कि बम विस्फोट कर ले। आप यही दक्षिण कोरिया में चले जाओ, इतना बढ़िया इलाका दक्षिण कोरिया, यार माशाअल्लाह यार, बहुत खूब, ईश्वर की कृपा है कि वैसा इलाका, मतलब जहां पर उत्तर कोरिया में मतलब उतना बढ़िया से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप दक्षिण कोरिया में जाओगे तो आपको एक से एक बिल्डिंग, साफ सुथरा लोग, साफ सुथरा जमीन, साफ सुथरा रोड, हर घर के सिस्टम अलग अलग मिलेंगे। इन्होंने उस लायक अपने आप को बुनाया है, मतलब बनाया है। तो जापान से स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए कोरियाई लोग जापान से जब आजाद हो गए थे तो ये जश्न मना रहे हैं। देखो किस प्रकार का अलग अलग वैरायटी के लोग वहां पर हैं, लेकिन काम करने में बहुत मेहनती हैं। अगर नहीं रहते तो देश इतना आगे इन लोगों का नहीं बढ़ता। छोटा सा देश इतना आगे बढ़ गया है, और हम लोग का इतना बड़ा देश, हम लोग को समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति थी हमारे अंदर में, लेकिन खुलकर विरोध करते थे, लेकिन जो सरकार थी वो करने नहीं देती थी। आपको मार देगी, मार दोगी तब घंटा कुछ उखाड़ पाओगे क्या? नहीं कर पाते हो। युद्धोत्तर राष्ट्र जहां पर युद्ध होते थे, तो जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हो चुका था। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना जो थी, उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल तक एक छन्न युद्ध चालू रहता था। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद भी जो शीत युद्ध काल चला था, तो उसमें धीरे धीरे भी साथ देते थे, कोरिया वाले उसमें साथ थे। तो उसी के समय शीत युद्ध के समय शुरू हुआ और उसके बाद छिन्न हो गया, मतलब लड़ाई खत्म हो गई। जुलाई 1953 में 3 साल बाद, भारत की आजादी उस समय हो चुकी थी, तो जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध जो था युद्ध विराम समझौते से समाप्त हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कि युद्ध रोक दिया जाए, तो उसी सम्मेलन के बाद पूरे बढ़िया तरीके से युद्ध को रोक दिया गया, समझौता हो गया, सब काम खत्म। तो कोरिया था, कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया, कोरिया अब बट गया था। तो कोरियाई युद्ध ने न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ। अब देखो लड़ाई होता है तो जीवन और संपत्ति का तो नुकसान होता ही है, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक भी धीमी गति से हुआ था। वहां पर लोकतांत्रिकरण और भी धीमी गति से हुआ, विकास भी धीमी गति से हुआ। वहां का अर्थव्यवस्था, वहां का आर्थिक विकास, सब चीज धीमी व्यवस्था से चालू रहा, मतलब धीरे धीरे ही हो सका। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा
युद्ध के दौरान जो मुद्रा जारी की गई एवं राष्ट्रीय चर्चा के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। मुद्रास्फीति जो अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हुआ, राष्ट्रीय मामले पर हुआ, इसके वजह से अचानक से कीमतें हर चीज की बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान, कब? औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाएं जो मिलती थी, सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो दक्षिण कोरिया अमेरिका से सहायता लिया क्योंकि वो मजबूर था, भैया उनको सब चीज करना था, इसलिए अमेरिका से मदद मांगा और अपने आप को इस लायक बनाया कि आज मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हर किसी को वो मदद कर सकता है, हर किसी को काम के वर्कर के रूप में से लेकर टेक्नोलॉजी के रूप में भी मदद कर सकता है। तो उनके पास है तो भैया कर रहे हैं, नहीं रहता तो कहां से करते। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो वहां पर लोकतंत्र चुनाव हुआ था उसके वजह से ही वह चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ा दिया था। अवैध रूप से संविधान में संशोधन किया, उसके माध्यम से 2 बार अपने आप को, अपनी जो समय काल थी 5 साल से 15 साल कर दिया, 2 बार बढ़ा दिया, 5 साल 5 साल 5 साल। एक बार तो जीते, 2 बार और बढ़ा दिए, तो 15 साल उनका राज्य वहां पर चलने लगा। इसीलिए 48 से 60 कर दिए वहां पे। तो कुछ ना कुछ तो इसमें बदलाव किए गए थे। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया कि भैया ये धांधली नहीं चलेगा हमारे पास, और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1960 में शायद वो वहां से इस्तीफा भी दे दिए थे, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अप्रैल क्रांति के नाम से कहा जाना जाता है? कोरिया में। तो कोरिया में अप्रैल में ही क्रांति हुआ था, जिसके वजह से वहां के राष्ट्रपति सिंगमैन री को इस्तीफा देना पड़ा था धांधली के वजह से। तो एक ऐसे प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की जो दबी हुई भावनाएं थी, तो दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी थी। अब सब लोग प्रदर्शन करने लगे थे, मांग उठाने लगे थे अपने अपने। हालांकि हम यहाँ पर बात करेंगे कि री प्रशासन के इस्तीफा देने के बाद स्थापित हुए लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलन ने एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया था। यहाँ पर समझना बात क्या है, जब सिंगमैन री ने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद जो भी पार्टी सत्ता में आई उनके अंदर विभाजन संघर्ष के चलते वो नागरिकों को अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाते थे, उनकी मांगों को उचित उत्तर नहीं दे पाते थे कि भैया आपका काम होगा कि नहीं होगा। इसी के चलते देखते हुए बहुत सारे सुधारवादी राजनीतिक शक्ति सामने आई और उसके बाद छात्र आंदोलन ने एकीकरण, मतलब छात्र आंदोलन एक हो गए और उन्होंने आंदोलन किया, इतना भयानक आंदोलन किया कि सेना के अधिकारियों द्वारा उसको समर्थन नहीं मिला। आंदोलन तो किया क्योंकि एकीकरण के बाद आंदोलन का रूप ले लिया, लेकिन सैन्य अधिकारियों का समर्थन उन लोगों को नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंगही, कब? मई 1961 में जनरल मतलब सेना का ही होगा, तो जनरल पार्क चुंगही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। जो लोकतांत्रिक पार्टी थी वहां पे, जो लोकतंत्र से चुना गया था, सरकार जो बना, उस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया, वहां पर तख्ता पलट हो गया। अब सरकार राज नहीं करेगी, वहां के सैन्य बल के जो अधिकारी हैं वही वहां पर क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे, वही वहां के वो देश चलाएंगे, जिनका नाम था पार्क चिंगही। तो नाम भी अजीब था।
इसीलिए तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान में भी तो कई बार तख्ता पलट हुआ है। पाकिस्तान में भी तो राष्ट्रपति को हटाकर सेना का कमांडर वहां का भार संभालने लगा। सेना का कमांडर अगर पूरा कार्यभार को संभालने लगा, पूरा शासन अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर अमेरिका ने दखल अंदाजी दिया तो फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से सब चीज बदल दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अब देखो, बहुत तेज गति से औद्योगिकरण हुआ क्योंकि मजबूत नेतृत्व के हाथ में था। अब कौन आया था भैया? अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चिंगही राष्ट्रपति बने और पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई थी। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कारपोरेट फर्म का समर्थन किया, बड़े कंपनी वहां पर आए और रोजगार के विस्तार पर भी जोर दिया और कोरिया के प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाया। जो कोरिया के अंदर में प्रतिस्पर्धा करने की जो ललक थी उन लोगों के अंदर, तो लोगों के अंदर के जो कंपटीशन करने की इच्छा होती है उसको बढ़ा दिया तो लोग बढ़ चढ़ कर काम करने लगे। तो भैया देश तो आगे बढ़े करेगा। तो 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हो गया, बहुत तेजी से विकास चालू। जब राज्य नीति आया, क्या आया? राज्य नीति जब आया, प्रतिस्थापन औद्योगिकी मतलब ISI संगठन के बारे में आपने जाना है। आपको पता है ISI संगठन क्या होता है? तो ISI के निर्यात पर केंद्रित हो गई। जिस तरह ISI काम करवाते थे उसी तरीके से ये राज्य नीति को लाकर काम कराने लगे थे। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों, मतलब समझना यहाँ पर, सरकार ने श्रम मतलब लेबरों को श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पाद, हल्का सामान बनाओ, जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वस्त्र बनाने लगे जिनमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। कोरिया को खूब लाभ हुआ, कपड़ा बनाने में कोरिया को खूब लाभ हुआ। और 1960 से 1970 के दशक के दौरान पुनर्लघु उद्योग मतलब क्या? छोटे छोटे उद्योगों से उच्च मूल्यवर्धक भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो हल्के उद्योग से अब 1960 और 70 के बाद, तो इसी दशक में उन लोग बड़े बड़े उद्योगों के बारे में सोचने लगे थे जिसमें रासायनिक उद्योग आते हैं। तो उन पर उन लोगों ने ध्यान केंद्रित किया, जिसमें इस्पात मतलब स्टील, अलोह धातु लोहा का धातु, मशीन बनाना, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास के दौर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में इन लोगों ने चुन लिया। यही रास्ता है भैया आगे बढ़ने का, बढ़ो आगे। और 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के नया गांव, समझना यहाँ पे तो 1970 में ग्रामीण संख्या को प्रोत्साहन दिया गया, कृषि क्षेत्र के अंदर आधुनिकीकरण के लिए, नए बदलाव के लिए नया गांव मतलब सेमोल आंदोलन की शुरुआत की गई कि नया गांव। इस अभियान का उद्देश्य जो था, लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना। समझना यहाँ पर कि उनका उद्देश्य क्या था कि लोगों को निष्क्रिय और निराशावाद जीवन से निकालकर सक्रिय और आशावान बनाना है। निष्क्रिय से उनको सक्रिय बनाना है, निराशावान से उनको आशावान बना देना है। उद्देश्य इनका साफ था, इसीलिए देश आगे बढ़ा। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास, समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त कर दिया गया कि भैया अपने आप को सुधारो, अपने गांव को सुधारो, अपने समाज को सुधारो, अपने समुदाय को सुधारो और आगे बढ़ो ना रे भैया, हम तुमको साथ दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं ना, फंड दे रहे हैं ना, तुम आगे बढ़ चल। तो इस तरह करके उनको आगे बढ़ा दिया गया। आगे जाकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्र और शहरी क्षेत्र के आसपास के इलाकों के विकास के लिए
विस्तार होते गया, मतलब पूरा शहरी इलाकों के आसपास विस्तार होते गया और नए नए उद्योग आते गए, मशीन लगते गया, तो इन लोगों को फायदा था। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में सेमोल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, वो भी अब सेमोल आंदोलन को अपनाना चाहते हैं और आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहे हैं। एक दूसरे को बांटा जा रहा है कि भैया तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। तो आप यहां से जान सकते हो कि सेमोल आंदोलन क्या था। गांव गांव तक प्रोत्साहन पहुंचाना, गांव गांव तक लोगों को खड़ा करना, वही काम आज हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको फिर डिटेल्स में यहाँ पर बता सकता हूँ, यहाँ पर फिर से समझना कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को लाया गया और निष्क्रिय और निराशावाद जीवन से निकालकर सक्रिय और आशावान बनाना था हर लोगों को। यही उद्देश्य से वो लोग सामने बढ़े। तू भी सुधर, अपने आप को भी सुधार, अपने गांव को सुधार, अपने समुदाय को सुधार, तब आगे बढ़, हम तेरा साथ है। सरकार ने ऐसा खुला मंच से बोला, लोग उसमें मिलजुल कर साथ देने लगे। आज देखो कोरिया कहां से कहां पहुंच चुका है। आप एक छोटा सा साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लेते हो, तो साउथ कोरिया में क्या नहीं है, सब चीज है। जो सोच नहीं सकते वो भी है, क्योंकि जापान नजदीक है, जापान से टेक्नोलॉजी आ जाता था उसके पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं बनता था, उसके पास कोई दिक्कत ही नहीं होता था। तो जो भी ज्ञान हुआ उसका प्राप्त, जितने भी ज्ञान था उसको दिया गया और अनुभवों से बांटा गया कि भैया ये बात हो सकता है, ऐसे ऐसे सुधार किए जा सकते हैं। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। देखो, मजबूत नेता है वहां पे, प्रशिक्षित अफसर है वहां पे, आक्रामक उद्योगपति है, सक्षम श्रम बल है, मतलब बहुत बढ़िया वहां पर लेबर है वहां पर जो पढ़ाई लिखाई से दिमाग से काम करते हैं। तो इसलिए कोरिया आज विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका दिया है कि भैया हम जितना कर सकते हैं, तुम्हारे पास उतना स्रोत है तो करके दिखाओ। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे कि भाई नए उद्योगों को हम बढ़ा सकते, विकास में वो लोग सक्षम रहे थे। ठीक है। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। नए नए उच्च स्तरीय तक लोग पढ़े और उसके बाद से कोरिया के भलाई के लिए काम करने लगे थे। तो कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल जितना भी था पहले से ही साक्षर थे, पहले से ही सब पढ़े लिखे थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे कि भैया जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा सीख लेंगे, सरकार का साथ देंगे, देश का साथ देंगे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संसाधनों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया कि जो भी बाहर के देशों में बन रहा है मेरे देश में लाकर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी निवेश और कोरिया की उच्च घरेलू बचत दर, समझना यहाँ पर विदेशी निवेश और कोरिया के उच्च घरेलू बचत दर, तो ये दोनों ने औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में मदद की। सबसे पहले वो लोग हर चीज को नया सीखना चाहते थे, जो भी लाओ टेक्नोलॉजी हम सीख लेंगे। दूसरी बात, अब वहां पर विदेशी निवेश होने लगा था, कोरिया लोग उच्च घरेलू बचत कर लेते थे, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए मदद की, क्योंकि घरेलू बचत दर ने, जो बचत दर था उसके वजह से और जो विदेशी निवेश था उसके वजह से वहां पर औद्योगिकी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उद्योग बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कि हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो विदेशों में दक्षिण कोरिया श्रमिकों के प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया, क्योंकि वहां के जितने भी लेबर थे वो लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने साथ देते थे कि भैया हमारी योगदान है आर्थिक विकास के लिए। इसलिए कोरिया बहुत बढ़ चढ़ कर आर्थिक विकास में सामने आ गया कि भैया हमारे जितने भी इलाके के लेबर मजदूर है वो बहुत प्रेषण है। प्रेषण मतलब क्या, एकदम उग्र है कि भैया काम कर लेंगे, सीख लेंगे, जो भी लाओगे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे।
तो ये सब बात थी। श्रमिकों ने वहां पर खूब बढ़ चढ़ कर साथ दिया। इसी वजह से दक्षिण कोरिया है, प्रसिद्ध है कोरिया है। और उत्तर कोरिया के बात छोड़ दो, वो तो तानाशाही है अभी भी। जो भी बोलेगा उस पर वो परमाणु बम दागेगा, हाइड्रोजन बम दागेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है वो। लेकिन हाँ, वह भी अपने जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और करता भी है शायद, और करना भी चाहिए। राजा का मतलब ही होता है प्रजा की भलाई। आगे देखिए, पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क शासन जो चला वहां पे, उसकी दीर्घकालिक शक्ति वही थी कि जो कोरिया का आर्थिक विकास तो था बहुत बढ़िया से बढ़ने लगा, क्योंकि शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। कोरिया इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था जो था कोरिया देश का बहुत बढ़िया, दक्षिण कोरिया का आर्थिक व्यवस्था सबसे बढ़िया। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनर्चुना गया। 1971 में फिर से चुन लिया गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया था। एक नया संविधान घोषित कर दिया यहाँ सामने, जिसने अस्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया था। अस्थायी अध्यक्षता क्या जो है उसको संभव बना दिया था। यूसिन संविधान के तहत, अब यूसिन जो संविधान लागू हुआ था उसके तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था। राष्ट्रपति जो भी होगा, कानून के क्षेत्र अधिकार जो भी हो, प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था। किसका? राष्ट्रपति का था। अब हर चीज पर अधिकार कर सकते थे और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो किसी भी कानून को खत्म किया जा सकता है, चाहे किसी भी कानून को लागू किया जा सकता है। तो ये घोषित हुआ यूसिन संविधान के तहत। हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ जो उनको पूरा अधिकार मिल चुका था, तो देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरीके से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। जो चुनाव होता था वो चुनाव को बंद कर दिया गया। क्यों? देश के भलाई के लिए, आर्थिक विकास के लिए। हालांकि देखा जाए तो 1979 में दूसरे तेल संकट, यहाँ पर समझना कि 1979 में 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियां जो थी, जो कि भारी रासायनिक उद्योगों में मुख्य निवेश करती थी, बढ़िया से जितने भी रासायनिक उद्योग वहां पर था उसमें पूरे अच्छे तरीके से निवेश करती थी जो कंपनी, इन कंपनी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेल संकट था। क्योंकि देश की आर्थिक नीति जो कि भारी रासायनिक आर्थिक नीति किसी बना, क्योंकि देश में जो रासायनिक औद्योगिक क्षेत्र था उसमें निवेश करना था, तो उसमें काफी बाधाएं थी। कैसे बाधाएं थी? इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, जिसके वजह से तेल संकट चालू हो गया। क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के चिन्ह और राजनीतिक स्थिति का दमन कर दिया था। यहाँ पर समझना कि जो पार्क प्रशासन थे आपातकालीन उपाय के वजह से क्या कर दिए थे, वहां पर जो भी राजनीतिक अस्थिरता थी उसका दमन कर दिया। जो भी वहां पर आवाज उठ रहे थे उसको दबा दिया। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन जो था, पार्क का सत्ता अक्टूबर 1979 में पार्क चिंगही की हत्या के साथ खत्म हो गया। और फिर वहां के लोगों ने, वहां के नेताओं ने वहां के राष्ट्रपति को मार दिया। कब? अक्टूबर 1979 में, अक्टूबर के महीने में ही उसको मार दिया गया था। किसको? पार्क चुंगही को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद ही यूसेन संविधान जो था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया और फिर से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद फिर से कोरिया हमारा विकसित होने के लिए आगे बढ़ चुका था। और शायद कोरिया के बारे में अभी और पढ़ना है, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। लोकतंत्रीकरण की मांग
कि लोकतंत्र का किस तरह मांग हुआ और निरंतर आर्थिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में। अब उसके मरने के बाद पार्क प्रशासन मतलब पार्क के मरने के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है, बताना है, सलाह देना है, चाहे कुछ भी आपको चाहिए नया, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।